चलिए तो सभी लोग आगे होंगे, है ना। चलिए तो आज आपके पास कौन सा सेट है, सेट नंबर कौन सा है? 85। चलिए जी, तो उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड नहीं जीएस का सेक्शन हो गया सॉल्व। हाँ ठीक आ रहे मार्क्स? कैसे आ रहे? जबरदस्त या शानदार हैं? या इसके बाद नहीं लगता आगे कुछ होगा, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ है? या लग रहा है कि भाई अभी बहुत कुछ करना है, या इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, हाँ, अभी बहुत कुछ करना है। अभी आपको वो थ्रेशोल्ड पार करना है कि जैसे जीएस में कितने नंबर का रहता है जीएस? 40 नंबर का रहता ना? 40 भी कहाँ रहता, 30 नंबर। 30 नंबर, 10 तो रीजनिंग होती है। हाँ 30 कंप्यूटर भी ऐड कर दो उसमें, कोई नहीं, वो भी जीएस में ही हो गया 30। तो 30 में कम से कम आपको भाई 22-23 नंबर तो लाने ही है ना, तभी जाके मामला लगभग फिट बैठेगा। और नहीं तो कम से कम 20 प्लस तो आने ही चाहिए। और अभी कम से कम 15 नंबर तो आने ही चाहिए, अभी 14-15 नंबर। अगर अभी आप तैयारी की स्टेज में हो, धीरे धीरे कोचिंग वाली फेज में हो, तो जब धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा और कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, तो वैसे वैसे नंबर आपके क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक, बाकी चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड वाला सेक्शन। खैर उत्तराखंड की बात तो हम करते रहते हैं। आज जो है हमारा सेट नंबर 85 का पहला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड का। लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पे देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा? तो बताओ भाई, कहाँ पे मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? माणा में किया जा रहा है? अच्छा जी। ये हरसिल में किया जा रहा है? हाँ, हरसिल वालों से पूछो कहाँ किया जा रहा है? हैं? माणा में हो रहा है? सुना है, सुना है से काम नहीं चलता है? सुना होने से काम थोड़ा ना चलता है, यह होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हर्सिल, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वहीं अगर डेस्टिनेशंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे राज्य में एक क्षेत्र या एक जगह ऐसा है जिसको जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा स्थान है? वेडिंग डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? हाँ, तो ये है आपका त्रिजुगी नारायण। तो ये भी आपको ध्यान रखना, त्रिजुगी नारायण हो जाएगा, राइट। त्रिजुगी नारायण हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो कहां पे किया गया है? तो ये किया गया है कहां पे? हाँ, अगर मान लो आपको नहीं पता था और आपको प्रश्न सॉल्व करना ही है, तुक्का मारना ही है, चाहे कुछ हो जाए, आपको पता है भाई मैं नहीं मारूंगी तुक्का तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या पता कुछ और प्रश्न सॉल्व कर तुक्का चले जाए सही, तो तब ऐसी कंडीशन है ना पंचशूल। अब भाई एक चीज तो हमें पता है, पंचशूल या पंचाचुली, ऐसा कुछ सुना है आपने? कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो अगर ऐसा भी थॉट आपके दिमाग में आता है तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। आपने कहानियों में भी सुना है ना पंचाचुली देश, नहीं सुना आपने? तो कहाँ पड़ता है पंचाचुली? ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। इसके अलावा एक पर्वत भी है ना, कौन सा पर्वत है? पंचाचुली पर्वत। तो ध्यान रखना, तो पंचशूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है आपका पिथौरागढ़ में शुरू किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, और प्रश्न संख्या 3 है, और ये करना आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए जी, तो जरा मिलान कीजिएगा। सबसे पहले देखना, राज्य की पहली तितली गैलरी क्या जॉलीग्रांट में है? तो बिल्कुल सही बात है। तो राज्य की पहली तितली गैलरी जो है ये जॉलीग्रांट में खोली गई है। यहाँ पे तितलियों के विभिन्न फोटोग्राफ्स वहां पे रखे गए हैं, ताकि जो भी तितली शोधार्थी होंगे या कोई शोधार्थी नहीं होंगे, तो कोई ऐसे कोई देखने का शौक भी तो रखता है, चलो भाई देखने चल लेते हैं क्या क्या है ना, कौन कौन सी तितली है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी एक गैलरी बनाई गई है। तो ये कहाँ पे बनाई गई? जॉलीग्रांट में बनाई गई। उत्तर भारत का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी कहाँ पे है? तो ये बनाया गया आपका लाल कुआं में, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान, तो ये भी कहां पर है आपका? देहरादून में है, सेलहुई में बनाया गया है। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट या तीनों कथन या तीनों क्या है? मिले हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रथम प्रथम की बात हो रही है ना। और सबसे पहले देखो, अगर लाल कुआं में ही देखें
तो लाल कुआं में कई सारी और चीजें भी बनाई गई है, जैसे हमारे देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहां पर है, देश का प्रथम जो एरोमेटिक गार्डन है, एरोमेटिक गार्डन, ठीक है, तो एरोमेटिक गार्डन भी कहां पे बनाया गया है, तो ये भी कहां पे बनाया गया है, लाल कुआं में बनाया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन, ठीक है, तो पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन भी आपको कहां पे मिलेगा, तो देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन भी आपको कहां पे मिल जाएगा, ये भी लाल कुआं में मिल जाएगा, ठीक है, कहां पे मिलेगा, लाल कुआं में मिलेगा। इसके अलावा भाई अगर हम देहरादून में बात करें तो एक ऑप्शन यहाँ पे देहरादून भी आ रखा है, तो देहरादून में जो है पहला क्या बनाया गया, कैक्टस पार्क, ठीक है, पहला जो कैक्टस पार्क है ये कहां पे बनाया गया है, देहरादून में बनाया गया है। और देहरादून में भी कहां पे बनाया गया है, देहरादून जू गए कभी, देहरादून जू, या केवल अपने सिर के ही जू देखे हैं, देहरादून जू गए जिसको पहले मालसी डियर पार्क कहा जाता है, उसी में कभी अगर आपने ठीक से घूमे होंगे तो जो ऐसे नीचे वाला रास्ता जाता है ना, वहीं पे एक कैक्टस गार्डन बना रखा है, फिर उसके नीचे मछलियों वाली जगह भी जाया जाता है, उधर जहां सांप रहते हैं ना, इतने मोटे मोटे सांप है ना, क्या खतरनाक, वो गांव में हमने सुना ही था, इतने इतना मोटा सांप था, चाहे वो इतना पतला ही भी क्यों ना हो ना ठीक है, पर वहां सच में इतने मोटे मोटे सांप हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये कहां पे बनाया गया आपका, तो ये देहरादून में बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ध्यान रखना कुछ और गार्डन है, जैसे एक लिखोगे, जैसे देश का पहला थैलस गार्डन, पहला जो थैलस गार्डन है, ठीक है, थैलस गार्डन, तो ये थैलस गार्डन कहां पे बनाया गया है, कोई बताएगा आप में से, हाँ, लगता है कोई इच्छुक नहीं है, हाँ, इच्छुक नहीं, याद नहीं है ना, हाँ, इच्छा तो हो जाती वैसे भी अगर याद होता तो। वहीं दूसरा देखो, एक तो थैलस गार्डन मुंशियारी में, और वहीं दूसरे गार्डन की बात करें बुरांस गार्डन, तो बुरांस गार्डन कहां बनाया गया है, कहां बनाया गया है, मुंशियारी में ही बनाया गया, और मुंशियारी कहाँ है, लद्दाख में, पिथुवाला में कहाँ बोले, पिथुवाला में बोले, हाँ हाँ, अच्छा पिथौरागढ़ में, हाँ ठीक है भाई, पिथौरागढ़ में, ठीक है, तो ध्यान रखना हाँ, बुरांस गार्डन कहाँ पे है, मुंशियारी में है, हाँ, पिथुवाला चलो ठीक है, तो थैलस गार्डन हो गया, और आपका बुरांस गार्डन, ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, मुंशियारी में मिल जाएंगे, देखो याद रखना है, ये रिसेंट कुछ पेपरों में आए भी ये गार्डन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन हीलिंग सेंटर, वन हीलिंग सेंटर, वन हीलिंग सेंटर, वन हीलिंग सेंटर, और वन हीलिंग सेंटर कहां पर है, बताओ जरा, वन हीलिंग सेंटर, हाँ, हीलिंग, जो लोग मानसिक रूप से क्या है, बीमार हैं, आप क्यों देख रहे हैं ऐसे, है ना, हाँ, मानसिक रूप से, जैसे कई बार होता है ना, मानसिक रोगी होते हैं, या आप बहुत अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के क्या है, हेक्टिक से हो रखे हैं, डिप्रेशन आ चुका है, स्ट्रेस आ चुका है, तो आप कुछ दिन यहाँ दिन बिताइए अपना, है ना, वन हीलिंग सेंटर, यहाँ पे वो नेचुरल वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है, तो वन विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, वन हीलिंग सेंटर, जो कि कहां पर है, रानीखेत में, कहां पर है, रानीखेत, और वैसे भी आपको पता है रानीखेत बड़ी शानदार जगह है कि नहीं है ना। चलिए जी, वन हीलिंग, एक तो वन हीलिंग सेंटर हो गया, और इसके अलावा दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे एक और केंद्र बनाया गया है जिसको बोलते हैं घास संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण केंद्र, और ये घास संरक्षण केंद्र भी आपका कहां पे हो जाएगा, रानीखेत में हो जाएगा, ठीक है, कहां पे हो जाएगा, रानीखेत में हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहली बार बन रही है, और उत्तराखंड सरकार लगातार काम भी करी ना इन चीजों में, अलग अलग चीजें, ताकि राज्य का पर्यटन बढ़े, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बहुत सारी चीजों का काम हो, ठीक है। चलिए जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम इसके बाद, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई, चलो जी आंसर करेंगे सब लोग, है ना, कब हुई, 1972, 1975, 1978 और 1998 है, तो कब की गई थी, 1972 में की गई थी। 1972 में आपको पता है कि जो आपका क्या बनता है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, क्या होती है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है,
वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। और इसी वन्यजीव विहार के तहत जो है यहाँ पे कस्तूरी मृग विहार की क्या की गई, स्थापना की गई। और इस विहार को बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमें राज्य में क्या करना है, कस्तूरी मृग को क्या करना है, बचाना है। ठीक है, चलिए जी, ये बात ध्यान रखोगे आप। बाकी कस्तूरी मृग को लेकर के हमारे राज्य में कई सारे क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए। समय समय पर सरकार ने क्या किया है, प्रयास किया गया। तो सबसे पहला प्रयास तो यही हो गया। साल आया 1974 और 1974 में बागेश्वर के कहां पे, मेहरोड़ी नामक स्थान पे, ठीक है, कहां पे, बागेश्वर के मेहरोड़ी नामक स्थान पे क्या बनाया गया, मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। ठीक है, 1974 में मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। यानी कि यहाँ पे कस्तूरियों पे क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा कि और क्या बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से और कस्तूरियों को वो किया जा सकता है ना, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बताओ कहाँ पे ये केंद्र, कहाँ पर है, तो ये है आपका बागेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, बागेश्वर में हो जाएगा। साल आया 1982 और 1982 में अब कस्तूरियों की संख्या को बढ़ाने के लिए चमोली में एक स्थान पड़ता है कांचुला खर्क। तो कांचुला खर्क में किसकी स्थापना की गई, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई। और कहां पर है, चमोली के कांचुला खर्क में। कांचुला खर्क कहां पे हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो 1986 में पिथौरागढ़ का एक स्थान कौन सा, अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है, यहाँ पे भी कस्तूरी मृग को बचाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और वर्तमान में इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में। कौन सा, अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार हो जाएगा। ठीक, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में कहां पे होता है, पिथौरागढ़ की अस्कोट नामक स्थान पे होता है। और वर्तमान में हमारे राज्य में सबसे ज्यादा जो कस्तूरी मृग है वो कहां पर है, अस्कोट में ही। ठीक, बाकी कस्तूरी मृग की बात करें भाई, कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नाम क्या है, हाँ क्या है, मॉस्को, हाँ है, क्या बोला ये आपने, हाँ मॉस्कोस काइसोगोस्टर, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और अगर ये मिलने की बात करें तो भाई कहाँ कहाँ मिलता है, तो केदारनाथ में मिल जाता है आपका, और फूलों की घाटी में मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा है ना, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऊंचाई पे मिलता है, तो ये मिलता है लगभग लगभग कितनी ऊंचाई पे, 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई पर आपका ये मिल जाता है। ठीक है, 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई पर आपको कस्तूरी मृग मिल जाता है। क्या कस्तूरी मृग के सिंग होते हैं, ये बताओ, सिंग होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर सिंग नहीं होती तो अपनी रक्षा कैसे करता फिर, हाँ, तो इसके मुंह पे क्या होते हैं, दो लंबे दांत है ना, जिनको क्या बोलते हैं, पड़दांत। पड़दांत सुना है आपने, हैं, नहीं सुना है, स्थानीय भाषा में जो दांत ऐसे निकलते हैं ना, हाँ, किसी भी व्यक्ति के, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, जो साइड में दो दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दंतु, क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ, क्या बोला आपने शालिनी, है, हाँ, कुछ और बोलते हैं उधर, हाँ, उनको क्या बोलते हैं, पड़दांत बोलते हैं ना। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा, जो थोड़ा सा अपना मार्ग भूल चुके हैं है ना, तो उनको पड़दांत कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसके दो दांत आए रहते हैं, और ये दो दांत जो है काफी नुकीले होते हैं, और कोई अगर खतरा महसूस हो तो उन दांतों के माध्यम से अपनी रक्षा कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी सूंघने की क्षमता कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। और अगर भोजन की बात करें भाई, तो इनका मुख्य भोजन क्या है, केदार पाती। क्या है, केदार पाती इनका क्या हो जाता है, मुख्य भोजन हो जाते हैं। वहीं अगर इनकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 20 इंच होती। तो ऐसे प्रश्न आपको ना कैसे पूछेगा, वो कथन में पूछेगा, कस्तूरी मृग इतनी ऊंचाई पे मिलता है, कस्तूरी मृग की ऊंचाई इतनी होती है, कस्तूरी मृग में सूंघने की क्षमता बहुत कम होती है, ऐसे कथन पूछ लेगा। तब आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए, तो पूरी जानकारी होना जरूरी। अगला प्रश्न आ जाओ, ग्राम्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना। अगर ऐसा होता तो आप स्कूल में भी सुन लेते,
है ना, ऐसा तो नहीं है, गलत बात हो जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, भाई शिक्षा से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। घराटों के विकास के लिए एक योजना, नहीं जी। तो जब तीनों नहीं है तो जलागम, जलागम वाली चीजों में जरूर आपने ग्राम में सुना होगा, है ना। जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण और आजीविका का संवर्धन। अगर आप गांव गांव में रहते हैं और आपने ग्रामीण सुना तो इसका मतलब ये है या तो आप गांव में रहते ही नहीं है, है ना, दूसरा या तो आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, गांव में है या गांव में अगर आप कहीं गए होंगे तो ग्राम में आपने जरूर सुना होगा। यह योजना जो है जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण और आजीविका संवर्धन के लिए क्या किया जाता है, यह ग्राम्य योजना चलाई जा रही है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में जागरिया या जागचा किसे कहा जाता है? जागरिया या जागचा किसे कहा जाता है, बताओ भाई। जागरिया और जागचा है किसे कहा जाता है? तो जागरा या जागचा कहा जाता है कार्यरत सैनिक को कहा जाता है। शायद पिछले प्रैक्टिस बैच में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था, है ना। हाँ देखो, एक तो वो सैनिक होते हैं भाई जो परमानेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को जागरिया जागचा कहते हैं। और जो 2 साल के सेवा विमुक्त हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ढाकचा। उनको क्या कहा जाता है, ढाकचा या ढाकरिया कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि परमानेंट वाले नहीं होते। इसके अलावा गोरखा समय की कुछ और शब्दावली है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो न्यायाधीश हुआ करता था उस न्यायाधीश को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे न्यायाधीश को, हैं, न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, विचारी कहा जाता था। ठीक है, वहीं अगर ब्राह्मण दास, देखो यहाँ पे ब्राह्मण दास लिखा है, क्या कहा जाता था, कठुआ कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण दास को क्या कहा जाता था, तो ब्राह्मण दास को कठुआ कहा जाता था। इसके अलावा शिल्पकर्मी को क्या कहा जाता था, इसको कामी कहा जाता था। शिल्पकर्मी को क्या कहा जाता था, कामी कहा जाता था। और इसके अलावा अगर बात करें तो नाई को क्या बोलते थे, हाँ नाई को नो नहीं, हाँ नौ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नौ कहा जाता था, है ना। चलिए जी इतनी बात क्लियर है। और इसके अलावा पेंशन प्राप्त जो अधिकारी होता था, पेंशन प्राप्त अधिकारी, उसे क्या बोलते थे, हाँ उसे कहा जाता था ठाकुरिया, है ना। ठाकुरी हुआ ना वो जो बैठ बैठ के पैसा कमा रहा बढ़िया सा, है ना, तो वो क्या हो गया आपका, ठाकुरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये गोरखा कालीन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 1815 में किसके नेतृत्व में कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो किसके समय पे भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो अगर बात किया जाए तो 1815 में, ऑब्वियसली बात है 1815 में कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, कौन थे, ई गार्डनर। कौन थे, ई गार्डनर। तो यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहला बंदोबस्त हुआ था, पहली बात तो बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? हाँ क्या होता है, भूमि मापन होता है, ये होता है ना लैंड मेजरमेंट। ठीक है, या इसी को लैंड सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो भूमि बंदोबस्त में क्या किया जाता है भाई, भूमि का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, ताकि भाई एग्जैक्ट पता हो कि किसके पास कितनी भूमि है, तो उसी हिसाब से तो टैक्स लगाने के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए जी तो ध्यान रखना। तो 1815 में ई गार्डनर के नेतृत्व में स्पेशली कहां पे, कुमाऊं क्षेत्र में क्या होता है, राज्य का पहला लैंड सेटलमेंट होता है अंग्रेजों के समय। हालांकि इससे पहले एक जो है गोरखा भी करा चुके थे। ठीक है, बाकी उसके बाद देखो, बाकी जो है ट्रेल ने कई सारे बंदोबस्त कराए, लगभग लगभग 7 करवाए ट्रेल ने। ट्रेल की बात करें तो भाई 1816 में ट्रेल ने सबसे पहले, क्योंकि देखो गढ़वाल वाले में तो नहीं हुआ था, क्योंकि 1815 में इसने केवल कुमाऊं में ही किया था। तो 1816 में ट्रेल सबसे पहले कहां करता है, गढ़वाल में करता है। और भाई ये कैसा था, 1 साला बंदोबस्त था। 1 साला का मतलब है 1 साल के लिए, फिर अगले साल दोबारा होगा। तो अगले साल दोबारा होगा तो 1817 में होगा भाई, होगा नहीं होगा। तो 1817 में फिर से क्या होता है, लैंड सेटलमेंट होता है। अब इन्होंने सोचा हर बार भाई हर साल करना तो ठीक ही नहीं है, कोई ज्यादा चेंज तो हो नहीं रहा। तो अब इन्होंने सोचा अब के बाद क्या होगा, 3 साल में होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये था आपका 3 साला बंदोबस्त। 3 साला है तो इसका मतलब अगला कब होगा, 1820 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगला कब होगा, 1823 ईस्वी में। फिर इन्होंने सोचा यार 3 साल में भी कुछ ज्यादा चेंज तो हो नहीं रहा, तो एक काम करते हैं 5 साल बाद करेंगे, है ना। तो फिर अगला कब होता है, 1828 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1823
1933 ईस्वी में। तो ये थे आपके ट्रेल के समय के भूमि बंदोबस्त। ठीक है, ट्रेल के समय के क्या हो जाएंगे, भूमि बंदोबस्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, जीबी पंत और कौन थे, हरगोविंद पंत हो जाएगी। ठीक है, दोनों उस टाइम पे ये लगाओ एकदम नए नवयुवक थे, है ना, नए राजनेता थे। राजनेता तो क्या ही होना, पर एक तरीके से आप आंदोलनकारी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर से पढ़ के आ चुके थे। प्रयागराज जैसे उस टाइम पे, है ना, शिक्षा का बहुत बड़ा हब हुआ करता था, अभी भी है खैर। तो ये लोग वहां से पढ़ के आए थे। प्रयाग का जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा विश्वविद्यालय है वो, हिंदू विश्वविद्यालय, क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। तो ऐसी जगह से जब ये लोग पढ़ के आए तो इनके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना आ चुकी थी। इनको ये पता था कि हम केवल गुलाम नहीं है भाई, हमारे भी अपने अधिकार है, हमें भी अपने अधिकारों की क्या करनी चाहिए, समय समय पे डिमांड करनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा भाई हम तो हो गए शिक्षित, लेकिन अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो केवल मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के होने से काम नहीं चलेगा। पूरा समाज क्या होना चाहिए, राजनैतिक रूप से क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि जब मिलके आंदोलन करेंगे तभी आंदोलन क्या होगा, सफल होगा, तभी सरकार आपकी बात मानेगी, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1903 ईस्वी में सबसे पहले एक संगठन बनाया और इसी संगठन का नाम क्या रखा गया, हैप्पी क्लब, है ना। क्या रखा गया, हैप्पी। भारी भरकम नाम है ना, नए नए लड़के, नई नई इनिशिएटिव, भारी भरकम आंदोलन का नाम रख लेते लोग, हमें आफत आ रही, हैप्पी क्लब, आओ खुश हो मुस्कुराओ, है ना। ठीक है, स्माइल दो और क्लब में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। ठीक है, चलिए जी, तो हैप्पी क्लब की 1903 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी में 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताओ भाई, कौन थे, हैं? कौन थे? तो ये थे आपके देवकी नंदन ध्यानी जी हो जाएंगे, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1934 में देवकी नंदन जी ने हल्द्वानी से क्या किया, स्वर्ग भूमि नामक समाचार पत्र को क्या किया, इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि 1934 में ही एक और समाचार पत्र आता है, और ये समाचार पत्र कौन सा था आपका, कौन सा था बताओ? हाँ, ये था आपका कौन सा, समता, समता समाचार पत्र। 1934 में ही एक और समाचार पत्र रिलीज होता है, जो कौन सा था आपका, समता था, जो कि अल्मोड़ा से निकलता था। और इसके जो संपादक थे कौन, ये थे हरिप्रसाद टमटा। कौन थे, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा जो है यह अखबार शुरू किया गया, हरिप्रसाद टमटा द्वारा। क्लियर इतनी बात? वहीं देखो, अगर भक्त दर्शन और, अच्छा चलो इससे पहले कौन है, कृपाराम मिश्र है। कृपाराम मिश्र की बात करें, और कृपाराम मिश्र के साथ साथ इनके एक दूसरे भाई भी हैं, जिनका नाम क्या था, हरिराम मिश्र। ठीक है, कृपाराम एवं हरिराम मिश्र। कृपाराम एवं हरिराम मिश्र ने, ध्यान रखना, 1938 में, कब, 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में इन्होंने भी एक पत्र निकाला, एक पत्रिका निकाली, एक समाचार निकाला, जिसका नाम क्या था, संदेश। उसका नाम क्या था, संदेश था। और ये संदेश जो पत्रिका निकलती थी वो कहां से निकलती थी, तो ये निकलती थी कोटद्वार से, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से निकलता था। ठीक है, तो संदेश नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई, कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र के द्वारा, जो कि कहां से निकलता था, कोटद्वार से निकलता था। इतनी बात क्लियर है? वहीं अगर बात करें भक्त दर्शन एवं भैरव दत्त धूलिया की, तो दोनों ने एक समाचार पत्र का संपादन किया, और वो कौन सा था, कौन सा था वो, हाँ कौन सा था वो, कर्मभूमि। ठीक है, कौन सा था, कर्मभूमि। और कब निकलता है, 1939 में, 1939 में इन्होंने कर्मभूमि नामक पत्रिका निकाली या समाचार पत्र निकाला। ठीक है, जो कि कहां से निकलता था, लैंसडाउन से निकलता था। कहां से निकलता था, लैंसडाउन से निकलता था। तो देखो, कुछ पत्रों के बारे में या इन पत्रिकाओं के बारे में, समाचार पत्र के बारे में क्या रखोगे आप, अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आता रहता है। ठीक है, सबसे पहले 1914 में हल्द्वानी से स्वर्गभूमि, देवकी नंदन ध्यानी। 1934 में ही समता, अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा। कृपाराम और मिश्रराम, हरिराम मिश्र के द्वारा संदेश, कहां से निकलता, कोटद्वार से, 1938 में। और 1939 में कर्मभूमि लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त आपका धूलिया हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है देखो,
टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है? पहला बताओ, 1925 में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना हुई, तो बिल्कुल ये बात सही है अपने आप में। टिहरी, देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए गए। नहीं लगवाए? अच्छा, हाँ, नहीं पता नहीं तो नहीं लगवाए, है ना? ठीक है, हाँ लगवाए हैं भाई, है ना। थड़ियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली गई। हाँ बताओ अब। पता नहीं ना, ये भी ठीक है। 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया। भाई कहाँ खोलेंगे उस टाइम पे आयुर्वेदिक कॉलेज, है ना। ठीक है, तो इसलिए यानी कि वैसे भी ये अपने आप, है ना, सही हो गया। अपने आप नहीं हुआ वो है ना, पर आप समझ सकते हैं कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बाकी देखो नरेंद्र शाह की बात करें तो आपको पता ही है, नरेंद्र शाह 1913 में वैसे इसके पिताजी डेथ हो गए थे, लेकिन 1913 में राजा नहीं बनते क्योंकि क्या था, अल्पायु का था, इसलिए इसके लिए एक संरक्षण समिति बनाई गई थी, है ना। और साल 1919 में जैसे ये वयस्क हुआ, यानी राजा बनने योग्य हुआ, तो 1919 में ही इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक हुआ और ये कब तक रहा, 1946 तक रहा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अगले प्रश्न का, अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह द्वारा ब्रज भाषा में रचित सभासार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया है? तो कितने खंडों में लिखा गया है? 7 खंडों में लिखा गया है। ठीक है, और अभी हाल में ही शायद यही प्रश्न आ रखा था कुछ कि सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, शायद पुलिस के पेपर पता नहीं किस में था, तो हो सकता है इस बार खंड पूछ ले, है ना। तो देखो यहां से आपकी सारी क्लियरिटी होगी, कितने खंड थे, कौन सी भाषा में थे और किसने लिखा, है ना। तो 3 चीजें यहां से क्लियर होगी। तो सुदर्शन शाह के द्वारा ब्रज भाषा में सभासार लिखा गया और ये 7 खंडों में लिखा गया। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा निवासी गिरीश तिवारी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जरा बताओ भाई, कौन कौन सी है इनकी रचनाएं? क्या इनकी रचना नगाड़े खामोश है? हैं? और अगर इस बात पे आप खामोश हुए, उसके बाद मैं नगाड़ा बजाऊंगा फिर ढंग से है ना, है ना। हाँ, इस बात ये कई बार बता चुका हूं मैं, नगाड़े खामोश हैं किसकी है, गिरदार जी की है। क्या धनुष यज्ञ है? बिल्कुल है। हमारी कविता की आखिर, हाँ अब तो बोलेंगे 2 हो गए तो तीसरा भी सही होना ही चाहिए ना, है ना। चलो, तो डी इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गिरीश तिवारी गिरदा की क्या है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और गिरीश तिवारी गिरदा की बात करें तो सबसे पहले देखो जन्म याद रखना, इंपॉर्टेंट कवि है। तो 1945 में इनका जन्म होता है। 1945 में इनका जन्म कहाँ पे होता है, अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, इन्होंने जो है लोक गायिका झुसिया दमाई पर शोध पत्र लिखा। ठीक है, लोक गायक झुसिया दमाई पर इन्होंने क्या लिखा, शोध पत्र लिखा। ठीक है, बाकी देखो और रचनाओं में अगर हम बात करें तो नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ, हमारी कविता की आखिर, और एक कौन सी थी, ऐसी शिखरों के स्वर, ये भी था एक, है था या नहीं था, शिखरों के स्वर, एक ये रचना हो जाएगी। इसके अलावा और रचनाओं में अगर बात करें तो थैंक्स मिस्टर ग्लाड, याद है कुछ, थैंक्स मिस्टर ग्लाड, थैंक्स मिस्टर ग्लाड, ये भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा रंग डारी दियो हो अलवेलियन, रंग डारी दियो हो अलवेलियन, हो अलवेलियन। ठीक है, तो ये इनका क्या है, कुमाऊनी होली संग्रह, यानी कुमाऊनी होली गीत संग्रह, होली गीत संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो गिरीश तिवारी गिरदा की सभी रचनाएं आप याद रखोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे राज्य की क्या है, राइटर हैं। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, मोलाराम जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो मनमत सागर है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मोलाराम को तो मैं कई बार करा चुका हूं, है ना। किनका संबंध ब्रेल लिपि से है? तो कुंवर सिंह नेगी। और कुंवर सिंह नेगी की अगर बात करें तो आप मुझे बताओ भाई कि कुंवर सिंह नेगी को एक महत्वपूर्ण क्या दिया गया है, क्या दिया गया था, महत्वपूर्ण क्या दिया है, सम्मान दिया गया है ना।
क्या दिया गया? महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया। हाँ, वही महत्वपूर्ण सम्मान पूछ रहा हूँ, सम्मान मत बोलो। कौन सा वो महत्वपूर्ण सम्मान है? हाँ, महत्वपूर्ण क्या दिया है? बोल, सम्मान दिया गया। वाह, है। अच्छा जी। हाँ, वही सम्मान पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा है वो महत्वपूर्ण सम्मान है? याद करो। याद ही नहीं है? हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बोल रहे। हाँ, बोलो बोलो, जो अपने मन में बोल रहे वही बोलो, है, डरो मत। है, पद्म, पद्म विभूषण मिला भाई, है ना? क्या मिला? हाँ, पद्म भूषण मिला, ठीक है। क्या मिला? पद्म भूषण, विभूषण नहीं। पूरा बी का अंतर है दोनों में, है। हाँ ठीक है, बी का अंतर है ना, ठीक है। चलो जी, तो ध्यान रखना, कुंवर सिंह नेगी को पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, और कब मिलता है? 1990 में मिलता है। कब मिलता है? 1990 में इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, ठीक है। चलिए जी, कौन सा अवार्ड मिलता है? पद्म भूषण अवार्ड इनको मिलता है। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। बाकी देखो, पद्म भूषण की बात करें तो राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिनको समय समय पे क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है। जिनको समय समय पे क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है। जैसे अगर बात करें तो हमारे राज्य में सबसे पहले ध्यान रखना, 1958 में किसे मिला था? हाँ, कमलेंदु मति शाह को मिला था। कमलेंदु मति शाह को मिला था, ठीक है। 1958 में कमलेंदु मति शाह को क्या मिला था? पद्म भूषण अवार्ड मिला। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे राज्य में पद्म भूषण जिन जिन लोगों को मिला है। सबसे पहले 1958 में कमलेंदु मति शाह को मिला। उसके बाद बताओ 19, हाँ याद करो, हाँ 19, सीधे 90। अच्छा जी, 1961 किसे मिला? हाँ, सुमित भाई को। अच्छा अच्छा, मुझे लगा सुमित भाई को मिला है ना, सुमित ही बोला ना उन्हें केवल, है ना? हाँ, पूरा बोला करो भाई, सुमित्रा है वो, है ना? हाँ ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। सुमित्रा नंदन पंत को मिला 1961 में, और किस क्षेत्र में मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, कौन सी क्षेत्र है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिलता है? पद्म विभूषण भूषण अवार्ड मिलता है। साल आया 1967, और 1967 में किसे मिला? तो ये मिला मुल्क राज चोपड़ा को मिला। मुल्क राज चोपड़ा, मुल्क राज चोपड़ा। और मुल्क राज चोपड़ा को किस क्षेत्र में मिलता है? तो इनको मिलता है प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासन, ठीक है, अधिकारी थे, ठीक है, सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में जो है मुल्क राज चोपड़ा को क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है, इनकी पद्म भूषण मिलता है। उसके बाद साल आया आपका कौन सा? 2005। और 2005 क्या, उससे पहले 1990 में किसे मिला? तो देखो अभी बताया मैंने, कौन सा? कुंवर सिंह नेगी। किस चीज के लिए मिला था इनको? ब्रेल लिपि के लिए। किसके लिए? ब्रेल लिपि के लिए मिला था 1990 में। साल 2005 आया, और 2005 में जो है किसे मिला? हाँ, किसे मिला? परसों ही किया था उन्हें, हाँ उन्हें, वाह, इंद्रमणि भडौनी को मिला है ना। हाँ जी, आज कोई तो होगा ना, इंद्रलाल बहुगुणा कौन? अच्छा अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा को, और कोई 2 4 6 7 और नाम हो तो है। हाँ, पर जो होगा वो नहीं बताएंगे हम, चाहे कुछ हो जाए, है ना? मार लो, काट लो, कुछ कर लो, वो नहीं बताएंगे हम, जो है ना? तो भाई 2005 में मिला चंडी प्रसाद भट्ट को। कैसे भूल सकते हैं आप लोग? चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या मिलता है? पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। और किस क्षेत्र में मिलेगा इनको? किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। फिर साल आया 2014, बताओ 2014 में किसे मिलता है? और नहीं बताया तो सीधे मसूरी के पहाड़ पे जाऊंगा मैं, और वहां ले जाऊंगा आप लोगों को, और वहीं से गिराऊंगा। हाँ, रस्किन बॉन्ड कहने थे, अभी समझ गए रे, समझदार हो गया ना। हाँ, रस्किन बॉन्ड, बहुत बढ़िया, है ना? रस्किन बॉन्ड कहाँ रहते हैं? रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं ना। हाँ, मसूरी में ही इनका घर है, मसूरी में ही रहते हैं रस्किन बॉन्ड। 2014 में। अच्छा, किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। फिर साल आता है 2015, और 2015 में किसे मिलता है? बताओ 2015 में, चलो ये तो खैर टफ ही होगा आपके लिए, खड़ग सिंह वाल्दिया, ठीक है, किसको मिलता है?
खड़ग सिंह वाल्दिया को मिलता है, खड़ग सिंह वाल्दिया को मिलता है। और खड़ग सिंह वाल्दिया किस फील्ड से संबंधित है? हाँ, ये क्या है? वैज्ञानिक। ठीक है, क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिलता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में खड़ग सिंह वाल्दिया को क्या मिलता है? यह पुरस्कार मिलता है। और साल 2015 में ही स्वामी सत्यमित्रानंद, स्वामी सत्यमित्रानंद, स्वामी सत्यमित्रानंद को भी क्या मिलता है? मित्रानंद को भी क्या मिलता है? पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। और स्वामी सत्यमित्रानंद को किस क्षेत्र में मिलता है? हाँ बताओ। स्वामी जी है, स्वामी जी को किस क्षेत्र में मिलेंगे? हैं? अब पतिदेव के क्षेत्र में मत बोलो। हैं? हाँ, प्रवचन, प्रवचन मतलब क्या बोलते हैं आप उसको? धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है भाई? धर्म तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं। अध्यात्म है ना? हाँ ठीक है, शुद्ध भाषा क्या हो जाएगा? अध्यात्म। तो ध्यान रखना, इनको जो है अध्यात्म के क्षेत्र में क्या मिलता है? यह है अवार्ड मिलता है स्वामी सत्यमित्रानंद जी को। फिर साल आया 2016, और 2016 में किसको मिलता है? 2016 में मिलता है दयानंद सरस्वती को मिलता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को मिलता है। और किस क्षेत्र में मिलेगा इनको भी? इनको भी अध्यात्म के क्षेत्र में ही मिलता है ना? चलो जी। इसके अलावा साल आया 2019, और 2019 में किसे मिलता है? और अगर ये नहीं बताया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना? हाँ, कभी एवरेस्ट पे चलेंगे हम, है ना? बछेंद्री पाल, है ना? चलो जी, क्या बात, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल को 2019 में क्या मिलता है? इनको पद्म भूषण मिलता है। फिर साल आपका 2020, और 2020 में बताओ किसे मिलता है? तो 2020 में मिलता है किसको? हाँ, ये 2020 में उनको मिलता है जिन्होंने एक संस्था बनाई है हेस्को, है? हाँ, अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में मिलता है। साल आया फिर 2022, और 2022 में मिलता है विक्टर बनर्जी को। खैर ये तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि, है ना, बिल्कुल विदेशी, जैसा नाम है विदेशी, ऐसे ही आपके लिए, है ना, बिल्कुल दूर। तो विक्टर बनर्जी को 2022 में मिलता है, और इनको जो है कला के क्षेत्र में मिलता है। तो देखो ध्यान रखना, अभी तक हमारे राज्य में कुछ लोग हैं जिनको अभी तक क्या दिया गया है? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बहुत टाइम से हमने पद्म भूषण वाला चर्चा नहीं की थी, तो इसलिए मैंने आज सारे लिखा दिए। जितने भी नाम है ये सभी हैं, इसके अलावा अभी तक किसी को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 35। कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष समाज सेवा हेतु पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? अभी बताया ना, कब दिया गया? 1958 में दिया गया, है ना? चलो जी, और ध्यान रखना कमलेंदुमती शाह जो है ये टिहरी संसदीय क्षेत्र की पहली महिला विधायक थी ना? हाँ, सांसद थी। क्या थी? पहली सांसद थी। और हमारे राज्य की भी पहली सांसद थी। राज्य बनने के बाद हमारे राज्य की पहली महिला सांसद कौन? हाँ, कौन है? माला राजा लक्ष्मी शाह। राजा नहीं, राज, राज है रे, राज लक्ष्मी शाह, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 36। उत्तराखंड के व्यक्ति तथा उनके विशिष्ट क्षेत्र में योगदान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें प्रोफेसर ब्रिजानंद, क्या हो जाएंगे? ब्रिजानंद क्या है? प्रसाद लिखा है ना? ब्रिजानंद प्रसाद की बात करें भाई, तो ब्रिजानंद प्रसाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो ये कृषि से संबंधित है। कोई एक, तो एक तो 3 जगह है भाई, अभी पूरा चेक करना पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है, प्रोफेसर दीवान सिंह भाकुनी, तो भाई ये आपके जुड़े हैं औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे जुड़े हैं? औषधि विज्ञान से। तो कहीं 4 है, देखो एक में ही मिल गया, बी इज द राइट आंसर, खत्म। नीलांबर पंत, तो ये आपका किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं आपके अंतरिक्ष विज्ञान से। और डॉक्टर कृष्ण जोशी आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। तो बी इज द आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी का ध्येय वाक्य क्या है? क्या है? साहसे श्री प्रतिवसति, है ना? मतलब साहस में ही असली बात है ना? ठीक है, चलो जी,
जय बद्री विशाल बताओ किसका है? हैं? जय बद्री विशाल गढ़वालियों का है? हाँ, गढ़वाल राइफल का है ना, गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है ये, मोटो है, या वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं ना उसको, ठीक है। है नारा बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, है ना। निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? क्या अनूप शाह को दिया गया है? दिया गया। चलो अब आप मुझे ये बताएंगे कि अनूप शाह को कब दिया गया? हाँ ठीक है, अब ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, इन्होंने तो बता दिया। ठीक है, विक्रम चंद्र ठाकुर, आप बताओ। हाँ बताओ, विक्रम चंद्र ठाकुर को कब मिला? कब मिला? तो इनको मिला 2018 में। ठीक है, इनको मिला, विक्रम चंद्र को 2018 में मिला। अच्छा, विक्रम चंद्र ठाकुर किससे संबंधित है? तो ये एक भूवैज्ञानिक है हमारे राज्य की, क्या है? भूवैज्ञानिक। बसंती बिष्ट को कब मिला? ये भी ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई, बसंती बिष्ट कई बार बता चुका हूं, है कब? ठीक है, हाँ अब मैं मुंह से बोलूंगा, ये सुन लेंगे ना ऑनलाइन वाले। ठीक है, चलो जी, तो बसंती बिष्ट, तो यानी कि आपके सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सबको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारे पास, 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है? बताओ भाई, किस जनपद में स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना भाई, इसका काम है सर्वेक्षण करने का। स्पेशली ये विभाग क्या करता है? मैपिंग का कार्य करता है। आज आपको जितने भी मैप दिखाई देते हैं ना, तो ये मैपिंग बनाने का कार्य किसका है? इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य। सबसे पहले ध्यान रखना, इस विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में, और इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। ठीक है, बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी में। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे कौन थे? यहाँ अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1942 में इसको कहां स्थानांतरित किया गया? देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो दो बातें तो आप याद रखेंगे रखेंगे। ठीक है, तीसरी बात ये रखना याद कि भाई 1854 में भारत का पहला जो डाक टिकट था, वो इसी विभाग के द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया। तो ध्यान रखने, 1854 ईस्वी में भारत का प्रथम डाक टिकट, भारत का प्रथम डाक टिकट, प्रथम डाक टिकट जो है इसी विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया। ठीक है, 1854 में भारत का प्रथम डाक टिकट जो है इसी विभाग के द्वारा क्या किया गया था? जारी किया गया था। और वर्तमान में आपको पता है कहाँ है? तो यहाँ देहरादून में है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे चौक भी तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है? हाँ, एक तो हाथी बड़कला है ही है, और एक सर्वे चौक जहां बोलते ना, तो वहां भी उसका कैंपस मिल जाएगा आपको, उधर भी इसका कैंपस मिल जाएगा। ठीक है, हाथी बड़कला और सर्वे चौक में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है भाई, किस पर्वतारोही को दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय जाता है? किसके जाता है? तो चंद्रप्रभा एतवाल को, दयारा बुग्याल को विश्व के मानचित्र पे लाने का श्रेय जाता है। यानी इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया भाई यहाँ पे एक शानदार बुग्याल है। ठीक है, बाकी बात करें भाई, चंद्रप्रभा एतवाल ये हमारे उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण क्या है? ये पर्वतारोही है कि नहीं है ना? चलो जी, इसके अलावा बताओ भाई, चंद्रप्रभा एतवाल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको जो है माउंटेन गोट, माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कितना 20 कितना प्रतिशत है? 20। ठीक है, कोई बात। ठीक, जानबूझ के तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो चंद्रप्रभा एतवाल को किस नाम से जाना जाता है? माउंटेन गोट। ठीक है, और माउंटेन गोट बोले तो पहाड़ी बकरी। ठीक है, पहाड़ी बकरी। और पहाड़ी बकरी बड़ी खतरनाक होती है भाई, है ना? कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी भयंकर चट्टान क्यों ना हो भाई, हर जगह चढ़ जाती है। तो इनके लिए क्या है? इसीलिए इनको बोला जाता है माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें तो ध्यान रखना है, इनको 1881 ईस्वी में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1800 नहीं रे, 1981, 1981 इसमें इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। वहीं साल 1990 में इनको क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया। ठीक है, साल 1990 में क्या दिया गया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया।
इसके अलावा साल 1993 में 1993 में इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया, नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया, नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। और साल 2010 में, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है, ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। बाकी चंद्रप्रभा एतवाल है कहां से? कहां से? पिथौरागढ़ से। ठीक है, बाकी बछेंद्री पाल और हर्षवंती बिष्ट ये दोनों भी क्या है? पर्वतारोही। अगला प्रश्न आ जाओ। किन नदियों का उद्गम दूधातोली नामक स्थान से होता है? तो देखो, क्या पश्चिमी नयार का होता है? बिल्कुल होता है। वोनो का भी होता है, पूर्वी नयार और आटागाड़ का भी होता है, और पश्चिमी रामगंगा का भी होता है। तो यानी कि सभी के सभी आंसर आपके क्या है? एकदम बिल्कुल सही है। बाकी दूधातोली की बात करें तो इसको उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? पामीर कहा जाता है। यही दूधातोली वाले क्षेत्र को राठ क्षेत्र भी कहा जाता है ना? राठ, इसलिए यहाँ पे एक जाति राठ भी निवास करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। शीतकाल में मक्खन की होली या अठोड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल की बात करें तो फिर से बात वही कि इसको विश्व के मानचित्र पे कौन लेके आए? चंद्रप्रभा एतवाल लेके आए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे ये जो मक्खन की होली या जो अठोड़ी उत्सव होती है ना, पहले लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन दुनिया के सामने इसका जो प्रचार प्रसार किया तो वो किसने किया? किसने किया? तो अब प्रश्न ये भी बन सकता है, अब प्रश्न मैक्सिमम चांस है अब यही प्रश्न बनेगा कि जो अठोड़ी उत्सव है, इसको विश्व के सामने या इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो उनका नाम है चंदन सिंह राणा। ठीक है, कौन है? चंदन सिंह राणा। कौन है? चंदन सिंह राणा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो चंदन सिंह राणा के द्वारा मक्खन की होली या अठोड़ी उत्सव को, ठीक है, विश्व में क्या किया गया? इसका प्रचार प्रसार किया गया। बाकी पवाली काठा बताओ, कहाँ है पवाली काठा? कहाँ है पवाली काठा? अरे कहाँ है भाई? टेरी गढ़वाल। कहाँ पर है? टेरी गढ़वाल में। और इसको जैव सुरक्षित पार्क भी घोषित किया गया है जड़ी बूटियों के कारण। इसके अलावा केदार काठा की बात करें तो भाई केदार काठा कहाँ है? कहाँ है केदार काठा? कहाँ है उत्तरकाशी वालों? उत्तरकाशी में है ना, आसान हो गया ना। कहाँ है? उत्तरकाशी में। किस लिए फेमस है अब ये बताओ? किस लिए फेमस है? किसके लिए? बुग्याल के लिए। हाँ, ठीक है, तो ये फेमस है किस लिए? मखमली घास के लिए। मन तो कर रहा है, क्या बोलूं मैं, पिछले पेपर में ही ये प्रश्न दिया था। है, क्या कर सकते हैं ना, अब तो नियम कानून बच्चों के फेवर में ज्यादा आ चुके हैं ना, कुछ कर भी नहीं सकता, पेन भी नहीं मार सकता मैं यहाँ से, है ना। पता चला केस कर दिया सीधे मेरे पे, है ना। चलो जी, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, कहा गया? दयारा बुग्याल आ जाएगा ना, ए इज द राइट आंसर। बाकी केदार कांठा जो है मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। मानेक बुग्याल का है तो ये भी आपका उत्तरकाशी में। बाकी गुलाबी कांठा, ये क्यों नहीं होना आपको पता है ना, गुलाब का फूल जो है ना, ये फट बोला उन्होंने उत्तरकाशी में है है ना, समय है गुलाब का भी, है ना। ठीक है ये फट कितनी जल्दी बोला उन्होंने, उत्तरकाशी में है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा और कई सारे बुग्याल है उत्तरकाशी में। रोइन सियारा है, रोइन सियारा बुग्याल हो जाएगा। देवदामनी बुग्याल हो जाएगा, ठीक है, देवदामनी बुग्याल है, ठीक है। सोनागाड़ बुग्याल है, ठीक है। और उसके अलावा केदार खर्क बुग्याल है, केदार खर्क बुग्याल हो जाएगा। तो कई सारे बुग्याल आपके कहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुग्याल, पुष्टहारा बुग्याल, पुष्टहारा बुग्याल, ठीक है, पुष्टहारा बुग्याल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न, भाई लाइट गई और कहीं ये बंद, मैं दिख रहा हूँ वहां, देखना जरा, दिख रहा हूँ ना, क्लियर दिख रहा हूँ। चलो ऑनलाइन वाले एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बाकी अक्षर तो दिख ही रहे, ठीक है। हाँ, मुझे तो देखा ही हुआ आप लोगों ने, है ना। चलो अगला प्रश्न आ जाओ भाई।
43वां प्रश्न है। और 43वें प्रश्न की बात करें, यही था ना ये प्रश्न 43। महावतार बाबा जी की गुफा निम्नलिखित में से कहाँ है? वैसे अच्छा तो लग रहा है ना, अंधेरे में है ना, लग रहा है अच्छा। चलो, महावतार बाबा जी, देखो गुफा का प्रश्न आया और अंधेरा भी हो गया। महावतार बाबा जी की गुफा कहां पर है? कहाँ है? पता नहीं कहाँ है ना, कहीं तो होगा। तो ये है भाई द्वाराहाट में। कहां पर है? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और महावतार गुफा की बात करें तो जो महावतार गुफा है ये आपका द्वाराहाट में मिल जाएगा। इसके अलावा द्वाराहाट में ही एक और गुफा ध्यान रखोगे आप, पांडु खोली गुफा। आगे लाइट है, ये लाइट है। हाँ ये नाम बोल रही है, नहीं है कि लाइट है ना। पांडु खोली गुफा अगला है, पांडु खोली। हेमलता क्या था ये? लाइट नहीं था है? क्या लगा आपको? वो क्या है? डायरेक्ट सूर्य की किरण है आ रही अंदर। अच्छा, पांडु खोली गुफा। तो जो पांडु खोली गुफा है ये भी आपको द्वारा हाट के आसपास ही मिल जाएगी, है ना। इसी को त्र्यंबक गुफा भी कहा जाता है, त्र्यंबक गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, पांडु खोली गुफा हो जाएगा और इसी को त्र्यंबक गुफा भी कहा जाता है। बाकी अल्मोड़ा में और गुफा की बात करें तो या उडियार बोलो या ये बोलो। ठीक है, ये है आपका थकुली उडियार। कौन सा है? थकुली उडियार। थकुली उडियार। क्या आप जानते हैं थकुली क्या होता है? व्हाट इज थकुली? थकुली सुना है? क्या होती है? थाली, प्लेट नहीं। हाँ हाँ, थाली है ना, थाली। तो थाली को क्या बोलते हैं? थकुली कहते हैं। ठीक है। अब थकुली इसलिए कहा जाता है कि जब गुफा के अंदर लोग जाते हैं ना, तो जैसे अगर आपने गुफा के तल पे ऐसे मार दिया ना तो वहां पे ऐसी आवाज आती है जैसे थाली बजने की आवाज आ रही हो। तो इसलिए इसको नाम क्या रखा है? थकुली उड़िया रखा है। तो ये भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? कहाँ पे मिल जाएगा? द्वाराहाट में नहीं, अल्मोड़ा में। ठीक है, द्वाराहाट में तो ये दो है ना, पांडु खोली और दूसरी कौन सी थी? महावतार गुफा। अल्मोड़ा की बात चल रही तो एक और गुफा लिखना, कफरकोट गुफा। कफरकोट गुफा, कफरकोट गुफा पेट साल के आसपास मिल जाती है। कफरकोट गुफा भी आपको कहां पे मिल जाएगी? अल्मोड़ा में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, मिस्ट्री लेक के नाम से किसे जाना जाता है? है किसे का? देखो यहाँ पे रूप कुंड लिखा है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रूप कुंड को मिस्ट्री लेक या इसी को कंकाली ताल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी आज भी क्या मिलते हैं? कंकाल मिलते हैं। किसके कंकाल मिलते हैं यार? हाँ याद है कुछ? हाँ, राजा, राजा ही हुआ है, याद है ना। हाँ, हाँ, राजा कौन सा राजा वो पूछ रहा हूँ मैं। राजा यशधवल, रानी बल्पा और उनके सैनिक। ठीक है, इन्हीं के आज यहाँ क्या मिलते हैं, इसलिए इसको मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए स्नो लेक, स्नो लेक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? बताओ। हेमकुंड, भूल गए, पिछले उसमें दिया था ये। इसका मतलब ये है आप रिवीजन नहीं कर रहे, तो पिछला पेपर क्यों नहीं देखते आप? हैं थोड़ा, आज आने से पहले पिछला वाला भी तो रिवीजन करना चाहिए ना। हाँ, तब तो 10 मिनट भी लेट हो जाती तो कम से कम तब तो आप फोन पे लग जाते आराम से, फट से रिवीजन कर दिया, इतने में तो पूरा रिवीजन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भगीरथी की सहायक नदी है? बताओ भाई। क्या सीम गंगा है? नहीं है। क्या मिलुन गंगा है? ये भी नहीं है। बाल्दी है? ये है। गिरती है? हाँ, ये है। ऐसे ही है? ऐसे नहीं है भाई, उल्टा क्यों बोल रहे हो? असीम गंगा है, मिलुन गंगा है, वाल्दी नहीं है, गिरथी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? 1 और 2 सही हुआ। बात भगीरथी नदी की चल रही है, तो भाई सबसे पहले आप मुझे बताओ भगीरथी नदी की लंबाई कितनी है? कितनी है भाई भगीरथी नदी की लंबाई? कितनी है? बताओ, इतनी भी नहीं पता आपको? कितना है? राज्य की कौन से नंबर की नदी है? हैं? दूसरी है, ये बात पक्की है। सबसे बड़ी होगी है? चलो जी, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। बताओ, दूसरी सबसे लंबी नदी की लंबाई ही नहीं पता तो तीसरी तो क्या ही पूछो मैं, है ना। हाँ, और पहले नंबर पे कौन है? काली नदी। कितनी लंबाई है? 252 किलोमीटर। ठीक है, देखो पहली बात तो ये निकलती है गोमुख से। ठीक है, गोमुख से जब आगे बढ़ती है तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट संगम होता है जो किसे बोलते हैं? गंगोत्री।
गंगोत्री में इसके साथ कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, तो ये मिलती है केदार गंगा मिलती है। कौन सी मिलती है? केदार गंगा मिलती है। उसके बाद इधर से थांगला दर्रे से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं जाड़ गंगा। क्या बोलते हैं? जाड़ गंगा। कहाँ पे मिलती है? तो ये भैरव घाटी में मिलती है, भैरव घाटी या लंका के आसपास मिलती है। ठीक है, इधर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद एक स्थान आता है जिसको बोलते हैं धराली, चर्चाओं में रहा है। अभी हाल में आपदा आई थी पिछले साल ही। कब आई थी? कितनी तारीख को आई थी? 5 अगस्त को आई थी, है ना। तो धराली में बात करें तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? खीर गंगा मिलती है। इधर आ जाएंगे तो इधर हरसिल में एक नदी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? हैं? ककोरी घाट। क्या बोलते हैं? ककोरी घाट, या इसी को जलंधरी नदी भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े हम, और आगे बढ़ने के बाद कौन सी? असीम गंगा, जो 80 गंगा बोल रहे हैं हम, कहाँ पे मिलती है? ये गंगोरी में मिलती है। आगे बढ़े तो इधर प्रतापनगर से एक नदी आई, उसका नाम क्या है? जलंकुर नदी। ये ध्यान रखना। इधर बाकी आगे से कौन सी आ जाएगी? भिलंगना। और भिलंगना कहाँ पे मिलती है भाई? देवप्रयाग, गणेश प्रयाग में मिलती है। ठीक है, हाँ हाँ, टीरी में ही है ना। हमारा टीरी नाम नहीं लिया है ना भाई। देवप्रयाग, देवप्रयाग नहीं रे। हाँ, ये बोलो ना, नहीं टीरी बोलो, गणेश प्रयाग है ना। नहीं नहीं, टीरी नहीं, टीरी बोलो केवल, है ना। या इसी का नाम क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग बोल दिया था। और देवप्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा मिलती है। ठीक है, अलकनंदा। चलो आ गया टीरी, खुश। चलो हाँ, हैप्पी, है ना। अगला प्रश्न, चमोली जनपद में बिरही गंगा में हुए भूस्खलन से बने ताल का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? तो पहली बात तो ये बताओ भाई, बिरही गंगा में भूस्खलन कब हुआ था? कब हुआ था? जरा बताओ भाई, भूस्खलन कब हुआ था? नहीं तो यही हो जाएगा भूस्खलन अभी। हाँ, कब हुआ था? चमोली के बिरही गंगा में भूस्खलन कब आया था? तो ये आया था 6 सितंबर 1893 ईस्वी को आया था, है ना। जब एक पहाड़ जो है बिरही गंगा में गिर गया था, और उसकी वजह से वहां पे एक झील का निर्माण हुआ था। उस झील का नाम क्या है? उस झील को कहा जाता है गौना झील। कौन सी झील कहा जाता है? गौना झील कहा जाता है। कौन सी झील कहा जाता है? इसको गौना झील कहा जाता है, या इसी को एक नाम और से जाना जाता है, इसी को दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है। दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह रहे हो? हाँ वही है। विरही नदी में तो पहाड़ गिर गया था, भूस्खलन हो गया था, उसकी वजह से आगे क्या लग गया? वो पहाड़ लग गया, तो उसकी वजह से वहां पे क्या बन गया? एक ताल बन गया ना, झील बनी, उसी को बोलते हैं गौना झील, या इसी को क्या बोलते हैं? दुर्मी ताल कहा जाता है। हाँ ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ध्यान रखना, 1970 में यह ताल टूट गया था, है ना। यह झील क्या होगी? टूट गई, और इसी के कारण जो है चमोली में तहस नहस भयंकर आपदा आ गई थी। इसी कारण से 1970 में चमोली का हेडक्वार्टर चमोली से हटाकर गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था 1970 में। ठीक है, तो ये बात भी याद रखोगे। तो देखो, जब चमोली जनपद में बिरही गंगा में जो भूस्खलन हुआ था, जो ताल बना, उस ताल का सर्वेक्षण जिस व्यक्ति ने किया था ना, तो अंग्रेजों ने जिस अधिकारी को भेजा था उसका नाम था टी.एच. हॉलैंड। उसका नाम क्या था? टी.एच. हॉलैंड था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी खरसाव कहते हैं। क्या ये बात सही है? आप नहीं बोलते गर्मियों में रोड पड़ गई, बल रोड पड़ गई, रूढ़ी, है ना। ठीक है, और एक और रूढ़ी, एक और चीज भी होती है। रूढ़ी सुना है आपने? बजरी रूढ़ी नहीं सुना है? रूढ़ी क्या होता है? रूढ़ी क्या होता है? मकान बनाने के लिए जो बारीक बारीक छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना। ठीक है, चलो जी। तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूढ़ी भी कहते हैं, खरसाव भी कहते हैं। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा कहा जाता है। क्या बात सही है? बसग्याल भी कहा जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। शीत ऋतु को यूंद, शीतकला कहते हैं। यूंद, यूंद का महीना, आजकल क्या चल रहा है? यूंद चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये भी सही है। तो उपयुक्त डी आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, है ना। चलो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? इतनी खतरनाक टोन क्यों रखी हो आपने? हैं, किसी को डराने के लिए? हैं भाई, ऐसा लग रहा है भूत आ गया दिन में, है ना। चलिए जी, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम आवरण वाला जनपद कौन सा है?
कौन सा है? अच्छा, ये भी नहीं पता आपको? है कौन सा है? वाह क्या बात, उधम सिंह नगर बोल रहे हैं। चंपावत हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चंपावत सबसे क्या है, कम क्षेत्रफल है। इसके अलावा आप मुझे एक प्रश्न का आंसर करेंगे और ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, ठीक है, कि सर्वाधिक या सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जनपद का है। ठीक है, अब आप लोग चुपके से बताना, उनको आवाज नहीं जानी चाहिए। हैं? हाँ, ये सही है जो ये बोल रहे हैं। अच्छा, ये वन वाला था, सबसे कम वन वन है ये। अच्छा सॉरी, ना ना ना, फिर तो चंपावत गलत है। हैं? सबसे ना ना, तब तो गलत हो जाएगा। मैं इसको वैसे नॉर्मल क्षेत्रफल सोच रहा हूँ। ना ना ठीक है भाई, हाँ गड़बड़ हो गया रे मैटर। अच्छा हुआ पहले पता चल गया, है ना। ये यहाँ पे वन वन की बात, फॉरेस्ट की बात हो रही है। मुझे लगा नॉर्मल क्षेत्रफल पूछ रहा है, किस जनपद का ज्यादा है किसका कम है, नहीं। ठीक है, वन की बात करें तो सबसे कम वन आवरण में बात करें तो भाई सबसे कम वन आवरण, ठीक कह रहे हैं आप, उधम सिंह नगर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें तो देखो उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद दूसरा जो सबसे कम आता है वो कौन सा आता है आपका? हरिद्वार आता है। दूसरे नंबर पे हरिद्वार आ जाएगा। तीसरा जो होगा आपका, ठीक है, तीसरा नंबर का जो होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग, और फिर आपका चंपावत हो जाएगा। रुद्रप्रयाग और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? चंपावत। तो राज्य में सबसे कम वन कहाँ है? उधम सिंह नगर में, फिर उसके बाद हरिद्वार में, फिर रुद्रप्रयाग में, और फिर आपका चंपावत हो जाएगा। तो ये तो सबसे कम वाले हैं। और सबसे ज्यादा की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा जो वन आवरण है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल उत्तरकाशी, फिर आपका नैनीताल, और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? चमोली हो जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली हो जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा देखो प्रतिशत के मामले में अलग आंकड़ा आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल और चंपावत, इन चार जनपदों में सर्वाधिक क्या है आपके वन आवरण है। बाकी वनों की बात करें तो देखो हमारे राज्य में वनों का जो कुल क्षेत्रफल है वर्तमान में ये है 24,303 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट में नहीं लिखा मैंने, बस आप इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। पिछली बार की तुलना में इस बार वन थोड़ा सा कम हुई है, और कितने की कमी आई है? हाँ, तो कमी कितनी आई है? 1.30 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। प्रतिशत में बात करें तो भाई प्रतिशत में कितना है? 45.44%। ठीक है, 45.44% क्या है हमारे राज्य में अभी वर्तमान में? क्या है? वन क्षेत्रफल है। कितना है? वन क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। हाँ, ऑनलाइन वाले अब नहीं करेंगे कमेंट, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से गौरा देवी के पति का नाम क्या था? तो गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह नेगी है। तो देखो गौरा देवी के बारे में भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित 26 मार्च 1974 हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन कीजिए। आरती की थाली पर क्या शैली चित्र बनाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। शुभ कार्य में बुरी आत्मा से शो, बिल्कुल ठीक है। शरीर पर नाम फूल देवी देवताओं के, तो गाजो गोदना, तो सभी आपके क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य कौन सा होता है? तो ये घुघुती नृत्य होता है ना। ठीक है, चलो जी पौना नृत्य आप जानते हैं क्या होता है? पौना नृत्य, हाँ, भूटिया जनजाति में मेहमान के स्वागत में क्या किया जाता है? पौना नृत्य किया जाता है, जो कि किस शैली का होता है? युद्ध नृत्य शैली का होता है। भगनौल की बात करें तो भगनौल कुमाऊं का एक अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र में शुभ अवसरों, विवाह के अवसर पे गाया जाने वाला गीत मांगल गीत है ना। ठीक है, चाची जी बॉडी जी देना होया, है ना। ठीक है, हाँ इसके बिना तो हल्दी हाथ तो होती ही नहीं है, वही गीत है ना मांगल गीत। तो देखो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो जो संस्कार गीत होते हैं इनको हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तो मांगल बोलते हैं, लेकिन कुमाऊं में क्या बोलते हैं? सुखनाखर, या क्या कहा जाता है? न्यूतणों कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न,
पैर पर पहने जाने वाले आभूषणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, गलत विकल्प चुनिए। पुलिया आभूषण पांव की अंगुली में जोहारी लोग पहनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इमरती पैरों में पायल आभूषण, बिल्कुल ठीक है। कंडवा पैर का आभूषण जिसे सुमधन भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। झावर पैरों में पहने जाने वाला आभूषण जिसे झिवरा भी कहते हैं। भाई सभी ठीक है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। विशेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी है? ऑब्वियसली बात है, घर जब है। कब आती है? 1986 में आती है भाई। बरसाती पानी का स्रोत क्या कहलाता है? छोया कहलाता है, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? देवलगढ़ पौड़ी जनपद में स्थित है, ये बात सही है। देवलगढ़ का प्राचीन नाम जगतगढ़ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। सोम का भांडा नामक स्मारक, ये भी इधर ही है, तो सभी आपके सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद, हाँ ये आया ना वो वाला प्रश्न, ठीक है, तो ये आपका चंपावत हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। हाँ, अब करेंगे ऑनलाइन वाले कमेंट, ठीक है। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जनपद का है, तो किसका है? हाँ किसका है, आप लोगों ने बता दिया, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। हरिद्वार जनपद में निम्नलिखित में से सीमा नहीं बनाता है, हरिद्वार से कौन सीमा नहीं बनाता है? तो भाई देखो, कहाँ रह गया उधम सिंह नगर, है ना, और कहाँ रह गया आपका हरिद्वार, तो भाई उधम सिंह नगर से ये सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न, किन तीन जनपदों से मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद गठित हुआ? बताओ भाई, है रुद्रप्रयाग जनपद, तीन कौन कौन सा है? तो देखो ध्यान रखना, टिहरी का कौन सा हिस्सा? पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी। टिहरी का पूर्वी पश्चिमी कैसे हो जाए? पश्चिमी तो देहरादून हो गया ना, पश्चिम में, इधर देहरादून ही हो गया पश्चिम, उधर पूर्व हो गया ना। टिहरी का पूर्वी हिस्सा, पौड़ी का कौन सा हिस्सा? उत्तरी हिस्सा, है ना, या उत्तर, हाँ उत्तरी हिस्सा हो जाएगा। और आपका कौन सा हो जाएगा? चमोली का कौन सा हो जाएगा? चमोली का पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इनको काट करके जो है रुद्रप्रयाग जनपद बनाया गया, ठीक है। और मुझे बताएंगे कब बनाया गया? 1997 में, 1997 में बनाया गया ना, हाँ ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? तो भाई ये तो अभी बताया मैंने, ठीक है। कब बनाया गया? 1974 में जो है इसकी स्थापना की गई, और कहां पे की गई? मेहरुड़ी नामक स्थान पे, जो कि कहां पर है? बागेश्वर में, ठीक है। कहां पे है? बागेश्वर में है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। तो इसके साथ ये था उत्तराखंड के सेक्शन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलो जी, चलिए, थैंक यू।